वेरी वेरी इवनिंग बउआ लोग। ठीक ठाक, आशा और उम्मीद करते हैं ठीक ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि 3-4 डेली टेस्ट यूज डिस्कशन का आप लोग को लाइव वीडियो जा रहा है, जो ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए रहते हैं वो, और जो दूर दराज से के हैं जो क्लास में नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए तो कुछ व्यवधान मेरी हो गई है मैनेजमेंट के तरफ से, डायरेक्टर साहब के तरफ से, या कुछ रिकॉर्डिंग, कुछ इमरजेंसी बातें, वो बात सब आपसे शेयर मैं नहीं कर सकता हूं। इसीलिए टेस्ट का लाइव हम 20 से 25 क्वेश्चन ही दे पाएंगे और ऑफलाइन में फिर 50 का 50 दे पाएंगे। अतः बुरा मत मानना, ऐसा नहीं कहना कि गुरुजी छोप लिए। जितना डिस्कशन होगा मैं आपसे वादा करता हूं कि सुपरहिट अपना एनर्जी दूंगा, कहीं कुछ भी इसमें कमी नहीं करूंगा। अतः जो ही क्वेश्चन 20 हो, 25 हो, 30 हो, 50 हो, जितना क्वेश्चन डिस्कशन लायक है, मेरा प्रयास रहता है कि भर मन डिस्कशन आपको दे, ताकि आप डिस्कशन के माध्यम से अपनी जीके जीएस की तैयारी को उम्दा करें। आशा और विश्वास है कि यह डिस्कशन का क्लास से लाभ मिलता ही होगा और आगे भी मिलेगा। बस आप इसको आराम से देखेंगे, प्रयास करें। पीडीएफ फाइल भी शायद मिल गया होगा, या आज मिल गया पीडीएफ फाइल, तो नहीं मिला होगा तो आज हमने मैनेजमेंट को कह दिया है जितने भी टेस्ट का डिस्कशन आपको दिया गया है उसका पीडीएफ भी फाइल मिल जाएगा, और अभी जो रिकॉर्डिंग हो रहा है उसका भी। अब जो पीडीएफ फाइल के लिए आप लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ गए थे कि सर जी आप हम लोग को ठग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पीडीएफ फाइल भी आप ले सकते हैं। इसी सब के साथ फिर से सेवा प्रारंभ किया जाए। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैलेंडर पर आधारित शक संवत के अनुसार अंतिम महीना चल रहा है फगुआ। अंतिम महीना फगुआ और पहला महीना चैत। गौर से सुनिएगा, हमारे मूल संविधान में विक्रम संवत की चर्चा किया गया है, जिसे विक्रमादित्य 6 के द्वारा प्रारंभ किया गया था 57 ईस्वी पूर्व में। कितने ईस्वी पूर्व में? विक्रम संवत के स्थान पर शक संवत को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। 22 मार्च 1957 को शक संवत को अपनाया गया। शक संवत की शुरुआत कुषाण वंश के शासक कनिष्क के द्वारा अपने राज्याभिषेक के अवसर पर 78 एडी में 78 ईस्वी में किया था। विक्रम संवत और शक संवत के बीच का टाइम इंटरवल 135 ईयर्स 135 वर्ष का होता है। शक संवत में भी 12 महीने होते हैं। पहला महीना चैत और अंतिम महीना फागुन होता है। उत्तर भी निकल गया होगा। फागुन, जल्दी से 2 पॉइंट लिख लेंगे। ये हमारे मूल संविधान में विक्रम संवत की चर्चा किया गया है। जिसे विक्रमादित्य 6 के द्वारा 57 ईस्वी पूर्व में, विक्रमादित्य 6 के द्वारा 57 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ किया गया था। 57 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ किया गया था। फिर अगला पॉइंट, 22 मार्च 1957 को 22 मार्च 1957 को विक्रम संवत के स्थान पर राष्ट्रीय पंचांग के रूप में
शक संवत को विक्रम संवत के स्थान पर राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को प्रारंभ अपनाया गया, शक संवत को अपनाया गया, जिसे कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने अपने राज्याभिषेक के अवसर पर 78 ईस्वी में प्रारंभ किया था। 78 में प्रारंभ किया था। फिर अगला पॉइंट, शक संवत का पहला महीना चैत, एरो देख लिखिएगा, बैसाख, ज्येष्ठ कहते हैं, ज्येष्ठ हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, इसको हम लोग कहते हैं भादो, आश्विन हम लोग कहते हैं आसीन, कार्तिक, अग्रहण, अगहन हम लोग कहते हैं, पौष, पूष कहते हैं, माघ और अंत में कभी कभी देख, अभी तक तो क्वेश्चन यही पूछा है कि पहला महीना कौन और अंतिम महीना कौन। अब मेरे जैसा सेटर बन जाएगा तो कहेंगे दूसरा का महीना कौन या दूसरा अंतिम महीना कौन। सब रटले है चैत फगुआ, लेकिन दूसरा का पूछ दिएगा तो कुछ नहीं, बैसाख और अंतिम से दूसरा का माघ, अंतिम से तीसरा पूष, पौष कहते हैं, और पहला से तीसरा जेठ, पहला से चौथा आषाढ़, अंतिम से चौथा अगहन, पहला से पांचवा सावन, अंतिम से पांचवा कार्तिक, पहला से छठा भादो, अंतिम से छठा आश्विन। क्लियर हो गया? फिर से एक बार जल्दी से रिपीट कर ले अपनी भाषा में, अपनी भाषा में कोई नहीं बोलेंगे। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, अगहन, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूष, माघ, फागुन, अंतिम फगुआ, पहला चैत। दूसरा क्वेश्चन निकल गया होगा, एक लाइन और इसमें लिख लेंगे, विक्रम संवत एवं शक संवत के बीच समय अंतराल 135 ईयर होता है। चल दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। पानी से ऊपरी तक भरे हुए मग में पानी के सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा होता है, तो जब बर्फ का टुकड़ा पूरा का पूरा पिघल जाता है तो पानी के जलस्तर पर कोई प्रभाव, क्योंकि पानी के सतह पर तैर रहा बर्फ का ऊपरी सतह से पिघलना स्टार्ट होता है। उत्तर क्या निकलेगा? सी नंबर 2 का सी नंबर। डिस्कशन में केवल यहां सुनेंगे कि पानी में डूबा हुआ बर्फ 9/10, ऊपर उठा हुआ 1/10। बर्फ ऊपरी सतह से, पानी में तैर रहा बर्फ ऊपरी सतह से पिघलता है। लेकिन क्वेश्चन घुमा दे, ग्लेशियर पर बर्फ नीचे से पिघलता है और वही पिघला हुआ जल नदी नाले के मार्फत से कहां आता है?
समुद्र में आता है। ग्लेशियर कहां से? तैर रहा बर्फ कहां से? डिस्कशन की आवश्यकता नहीं। दूसरा का उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर। यदि एक लाइन यदि लिखना चाहेंगे तो ग्लेशियर कर देंगे। ग्लेशियर को ही कहते हैं हिमानी। ग्लेशियर या हिमानी निचली सतह से पिघलता है, जबकि जल के सतह पर तैर रहा बर्फ ऊपरी सतह से पिघलता है। हो गया। हमने सिंबल में लिख दिया 1/10, एरो मारा ऊपर, मतलब जल के सतह से 1/10 ऊपर आता है, 9/10 अंदर आता है। तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय या आत्मा का, होल एंड सोल का, सबको पता है? अनुच्छेद 32 के तहत दिया गया, अनुच्छेद 32 के तहत दिया गया संवैधानिक उपचार के अधिकार, संवैधानिक उपचार के अधिकार को उत्तर क्या निकलेगा? डी नंबर। वहीं पर हम लोग पिछले बार भी चर्चा किए थे कि अनुच्छेद 32 में जो संवैधानिक मूल अधिकार है, इसमें कहा गया कि यदि किसी व्यक्ति का मूल अधिकार में हनन या क्षति हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रीट या याचिका जारी करेगा। पहला हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। तीसरा परमादेश, मेंडमस। चौथा सर्कियोरेरी, उत्प्रेषण। और पांचवा कुओ वारेंटो, अधिकार परीक्षा। यह सब किसमें? अनुच्छेद 32 के तहत। अतः डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान का होल एंड सोल का। लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, भीमराव अम्बेडकर का नाम नहीं आएगा कि हमारे संविधान की आत्मा किसे कहा गया? हमारे संविधान की आत्मा, संविधान की प्रियम्बल, संविधान की प्रस्तावना, संविधान की उद्देशिका को कहा गया। उत्तर क्लियर? चौथा क्वेश्चन, मोहम्मद साहब के जन्म पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? ईद, ईद उल जुहा, ईद उल जुहा, ईद पर। चौथा का उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन आएगा चौथा का। अच्छा है, नहीं, ईद ए मिलाद अनबी, मिलादुल नबी, बी नंबर। 4 का बी नंबर। बकरीद मनाया जाता कुर्बानी। हम लोग जो अपने हिंदू धर्म में अपने पूर्वज, बी होगा, 4 का बी होगा। हम लोग जो अपने पूर्वज की आत्मा की शांति के लिए गया में पिंडदान करते हैं, उसी तरह से मुस्लिम धर्म में बकरीद पर्व मनाया जाता है अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति देने के लिए। ये लोग शायद होली पर्व के तरह मनाते नहीं है, लेकिन दीपावली पर्व के तरह मनाते, दीप जलाकर कब्रगाह पर मजार पर जाते हैं और बहुत धूमधाम से पर्व मनता है। 3 दिवसीय शायद कार्यक्रम होता है इन लोग का। कोई बात है, उत्तर क्या निकलेगा? बी नंबर। पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर में कौन सा मात्रा समान पाया जाता है? तो देखो भाई 5 में देखते हैं। पहला पीतल है तो कहते हैं पुजवर पिताजी, पीतल प्लस जस्ता मिल गया तो कॉपर हुआ। दूसरा कहते हैं, सॉरी पीतल, तांबा प्लस जस्ता, कॉपर प्लस पीतल बराबर तांबा प्लस जस्ता। कहते हैं कांसा, ब्रोंज, तांबा प्लस सीसा। कहते हैं सॉरी तीन ही के तांबा प्लस 3। क्वेश्चन आएगा कि गन मेटल या जर्मन सिल्वर, तो इसमें तांबा प्लस जस्ता प्लस निकेल जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा? या जर्मन सिल्वर। फिर से एक बार, पीतल, तांबा और जस्ता। तांबा जस्ता में कुछ मात्रा में निकेल जोड़े तो जर्मन सिल्वर, जर्मन
आपका क्वेश्चन पूछता है जर्मन सिल्वर में क्या नहीं पाया जाता, तो सिल्वर नहीं पाया जाता, कांसा, तांबा और टीन। लेकिन क्वेश्चन है टीन और सीसा, तो सोल्डर एलिमेंट प्लस फ्यूज एलिमेंट, टीन और सीसा, सोल्डर, टीन और सीसा का फ्यूज। कभी कभी पूछता है बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र में सीसा टीन के साथ साथ कुछ मात्रा में कॉपर भी मिला दिया जाता है। उत्तर निकलेगा तीनों में क्या कॉमन है, तांबा कॉमन है। ए नंबर। छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विषाणु के द्वारा कौन सा रोग फैलता है, तो देख भाई विषाणु के द्वारा एक डिप्सिटी का कुटनी है, जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग। लेकिन एडे, पोइचे, छोग, खटरा, हिम, हरे, क्या चीज? 5 का उत्तर ए नंबर। 6 का चलते हैं। 6 में शायद ट्रिक भी आप लोग को पता होगा, नहीं पता होगा तो YouTube चैनल पर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि डिजीज का पूरा टॉपिक आप लोग के चैनल पे दिया गया है। तो फिर भी एक बार देख ले, केवल देखेंगे एडे, पोइचे, छोग, खटरा, हिंग, हरे, ये सभी वायरल डिजीज है, विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है, विषाणु जनित रोग है। ये बात समझेंगे। ए से एड्स, डे से डेंगू, पो से पोलियो, ई से इन्फ्लुएंजा, चे से चेचक, छो से छोटी माता, गौर से गलसुआ जिसे अंग्रेजी में मम्प्स कहा जाता है, ख से खसरा जिसे अंग्रेजी में मिजिल्स कहा जाता है, ट्रै से ट्रैकोमा, ही से हिपेटाइटिस, ह से हर्पिस, मो से मेनिंजाइटिस और रे से रेबीज। चुपचाप एक बार फिर से सुनेंगे। ए से एड्स, डे से डेंगू, पो से पोलियो, ई से इन्फ्लुएंजा, चे से चेचक, छो से छोटी माता, गौ से गलसुआ, गलसुआ को इंग्लिश में मम्प्स कहा जाता है, छोग, ख से खसरा, खसरा को इंग्लिश में मिजिल्स, खसरा मिजिल्स, ट्रा से ट्रैकोमा, ही से हिपेटाइटिस और मो से मेनिंजाइटिस, ह से हर्पिस, रे से रेबीज। तो उत्तर क्या निकला? पो से पोलियो। हम लोग का उत्तर क्या है इसमें? पोलियो, सी नंबर। 7 में चले। कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? ल्यूकेमिया को ब्लड कैंसर के नाम से जाना जाता है, ल्यूकेमिया को ब्लड कैंसर। उत्तर क्या निकलेगा? बी नंबर। जहां ल्यूकेमिया है वहां निकलेंगे ब्लड कैंसर। ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर। 8 में क्वेश्चन है कि कौन सा सुमेलित है, मतलब 4 में एक गलत, एक सही है, 3 गलत है। हीराकुंड बांध महानदी पर है, हीराकुंड बांध महानदी पर है। 9 नंबर का उत्तर का 8 का हीराकुंड बांध महानदी पर है तो गलत है। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है, जबकि मैटूर बांध कावेरी नदी पर। चारों लिख लेंगे, बड़ी महत्वपूर्ण है। जहां हीराकुंड है वहां लिख लेंगे महानदी, वही क्वेश्चन लिखेंगे सबसे लंबा बांध। यहां भाखड़ा है, सतलज, वहां पर क्या होगा? सर्वाधिक गुरुत्व वाला बांध। सर्वाधिक गुरुत्व वाला बांध। लेकिन क्वेश्चन डायरेक्ट क्या था? सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा बांध उत्तराखंड में भागीरथी और कौन सा? टिहरी बांध। मुख्य रूप से भागीरथी और भिलंगना के संगम पर है, भागीरथी और भिलंगना के संगम पर है। इतना क्लियर। फिर एक और है नागार्जुन, नागार्जुन
नागार्जुन कहां? कृष्णा। नागार्जुन के साथ साथ प्लस कर देंगे श्री। खूब पूछता है, शायद कल भी शायद क्वेश्चन में आया था, श्री सैलम बांध परियोजना कृष्णा नदी पर। श्री सैलम बांध परियोजना कृष्णा नदी पर। गोदावरी नदी से भी है, नदी है तो देख ले। गोदावरी नदी पर जायक बाड़ी परियोजना, जायक बाड़ी परियोजना एवं एक और महत्वपूर्ण है पोचम पाद परियोजना। जायक बाड़ी परियोजना और पोचम पाद परियोजना। तब एगो छूट रहा है, कौन सा नदी? कावेरी नदी में मैटूर बांध परियोजना। कौन सा परियोजना? मैटूर बांध परियोजना। सिर्फ 9 नंबर। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर का काम कौन करता है? तो ट्रिगर का काम न्यूट्रॉन करता है। ट्रिगर का काम न्यूट्रॉन किया। अब यहां पर 8 का उत्तर बी नंबर, तो 9 का उत्तर भी बी नंबर। इससे एक क्वेश्चन समझ ले। न्यूक्लियर रिएक्टर चूंकि नाभिक में संपन्न होता है, नाभिक में प्रोटॉन भी है, नाभिक में न्यूट्रॉन भी है, तो न्यूट्रॉन के द्वारा बमबारी किया जाता है। नाभिकीय विखंडन 2 प्रकार का, नियंत्रित और अनियंत्रित। यदि नियंत्रित है समझ जाना न्यूक्लियर रिएक्टर है, यदि अनियंत्रित है समझ जाना परमाणु बम है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित, न्यूक्लियर रिएक्टर नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित। लेकिन क्वेश्चन है, तारे या सूर्य में ऊर्जा का स्रोत, हाइड्रोजन बम में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फिजन। नाभिकीय विखंडन नियंत्रित और अनियंत्रित, अनियंत्रित परमाणु बम, नियंत्रित न्यूक्लियर रिएक्टर। अब ये नियंत्रण करने के लिए 3 पॉइंट अपनाया जाता है। ट्रिगर, नहीं ट्रिगर दबाएंगे तो निकल जाएगा। तो न्यूट्रॉन के गति को मंद करने के लिए, स्लो करने के लिए मंदक का प्रयोग किया जाता है, मॉडरेटर का प्रयोग किया जाता है। और मॉडरेटर के रूप में भारी जल और ग्रेफाइट के चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। न्यूट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर का यूज किया जाता है, जिसमें कैडमियम और बोरॉन के छड़ का प्रयोग किया गया। जबकि न्यूट्रॉन को ठंडा करने के लिए शीतलक का, कूलेंट का प्रयोग किया गया, जो सोडियम और पोटासियम का लिक्विड मिक्सचर का प्रयोग किया जाता है। मंदक 2, नियंत्रक 2, शीतलक 2। मंदक भारी जल ग्रेफाइट का चूर्ण, नियंत्रक कैडमियम और बोरॉन का, जबकि शीतलक के रूप में ठंडा करने के लिए सोडियम और पोटासियम का लिक्विड मिक्सचर का प्रयोग किया जाता है। उत्तर भी निकल गया होगा। खंभात की खाड़ी जो राजस्थान, राजस्थान और गुजरात, गुजरात में खंभात की खाड़ी, 2 बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। खंभात की खाड़ी गुजरात में ही नर्मदा नदी और ताप्ती नदी का मुहाना है। नर्मदा और ताप्ती नदी का मुहाना खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी अरब सागर का सीमांत सागर है, सीमांत खाड़ी है। खंभात की खाड़ी में ही भारत का पहला समुद्री अप तट बेसिन पेट्रोलियम कुआं अलियाबेट की खोज किया गया था। हालांकि भारत का सबसे बड़ा समुद्री अपतट तेल क्षेत्र बंबई हाई है, जो बंबई से दूर अरब सागर के गहरे क्षेत्र में पाया जाता है। अब कह रहा क्वेश्चन कि खंभात की खाड़ी किसके बीच स्थित है? एक तरफ सूरत, एक तरफ भावनगर। एक तरफ सूरत, एक तरफ भावनगर। यदि क्वेश्चन आ जाए कि खंभात की खाड़ी में कौन कौन सी नदी गिरती है प्रायद्वीपीय भारत का, तो कहेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदी नर्मदा और प्रायद्वीपीय भारत की नदी ताप्ती। क्वेश्चन, नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती। भारत की 2 ही नदियां तो है जो डेल्टा के बदले, लेकिन भारत की 3 नदियां ऐसी है जो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। फिर से सुनिएगा, भारत की 2 नदियां डेल्टा के बदले एस्चुरी बनाती है, नर्मदा एवं ताप्ती। भारत की 3 नदियां जो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, यह भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली नदियां में नर्मदा,
ताप्ती और दामोदर नदी। नर्मदा नदी विंध्य पर्वत और सतपुरा पर्वत के बीच भ्रंश घाटी से निकलती है। ताप्ती नदी सतपुरा एवं अजंता पर्वत के बीच भ्रंश घाटी से निकलती है, जबकि छोटा नागपुर पठार के बीच स्थित भ्रंश घाटी से दामोदर नदी निकलती है। क्लियर? लिखा नहीं कर सकता? नहीं। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन का रहा है भाई, तो उत्तर निकला डी नंबर 11। किस अधिनियम के द्वारा 10 का उत्तर, 10 का उत्तर डी नंबर 11 क्या? चले, बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस अधिनियम के द्वारा कंपनी अधिनियम को समाप्त कर दिया गया? गौर से सुनिएगा। भारत में अंग्रेजी शासन को दो भाग में बांट दिया गया, एक कंपनी का शासन और एक क्राउन का शासन, जिसे ताज का शासन कहा गया, महारानी का शासन कहा गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की शुरुआत कर दिया गया, जो 1857 की क्रांति तक चलता रहा। 1857 की क्रांति 1858 तक आते आते समाप्त हो गया। 1858 ईस्वी में ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कैनिंग के नाम आया। विक्टोरिया का घोषणा पत्र कैनिंग के नाम आया, जिसे कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद में पढ़ा था। इस घोषणा पत्र में कहा गया था कि अब भारत में शासन तंत्र के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त किया जाता है और भारत में शासन तंत्र के लिए ब्रिटिश महारानी को जिम्मेवार माना जाता है। उत्तर में 1858 बी, यहीं पर एक लाइन लिख लेंगे, लेकिन भारत में अंग्रेजी शासन को दो भागों में बांटा गया है। पहला कंपनी का शासन, कंपनी का शासन जो 1773 से 1857 तक रहा। और दूसरा क्राउन का शासन जो 1858 से 1947 तक रहा। 58 से 47 तक रहा। इसमें एक क्वेश्चन जो 1776 है उसको 73 कर लेंगे तो एक सुंदर क्वेश्चन निकल जाएगा। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब क्वेश्चन आएगा, भारत में कंपनी के शासन की शुरुआत किस एक्ट के द्वारा? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या किया गया? गौर से सुनिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा लॉर्ड क्लाइव ने जो इलाहाबाद की संधि के द्वारा 1765 ईस्वी में बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था की शुरुआत किया था, जो राजस्व वसूलेगा कंपनी और शासन करेगा नवाब, जिसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा समाप्त करेगा। अब शासन भी करेगा कंपनी और राजस्व भी वसूलेगा कंपनी। हालांकि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट जो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था, इस एक्ट में पहली बार कंपनी के कार्यों को दो भाग में बांट दिया गया, एक व्यापारिक कार्य, एक प्रशासनिक कार्य। व्यापारिक कार्य को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दे दिया गया और प्रशासनिक कार्य को बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को दे दिया गया। कब? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ट्रेड वाला काम देखेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर एडमिनिस्ट्रेटिव का काम देखेगा। 1773 1784
उसके बाद फिर हम लोग जैसे ही आएंगे 1813 में, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को सीमित कर दिया, खत्म नहीं किया, व्यापारिक एकाधिकार को सीमित कर दिया गया। चीन और भारतीय चाय का व्यापारिक एकाधिकार रहने दिया गया, बाकी सब खत्म कर दिया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को ही समाप्त कर दिया गया। मतलब अब भारत में कोई भी यूरोपीय आकर व्यापार वाणिज्य कर सकता है। और 1858 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को ही समाप्त कर दिया गया। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चले, बांग्लादेश की सीमा भारत के किस राज्य से सटा हुआ नहीं है? तो बांग्लादेश की सीमा भारत के किस राज्य से सटा हुआ नहीं है? इसके लिए आप क्या करोगे? तो आप मैप का सहारा ले लोगे। आप गौर करके देखेंगे, मैप का सहारा ले लीजिए। चिंता से चतुराई घटे। अब तो लोभने लगा होगा। यहां देखिए, बांग्लादेश के सीमा पर पश्चिम बंगाल ग्रीन कलर है, यहां तक आया। उसके बाद यह पिंक कलर है, असम यहां तक आया। उसके बाद मेघालय के बाद त्रिपुरा के बाद मिजोरम। फिर से सुनिएगा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर इसके सीमा में नहीं आता है। क्लियर हुआ कि कौन सीमा में नहीं आता है? मणिपुर। उत्तर क्या निकलेगा? कौन कौन? पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, लेकिन मणिपुर नहीं है। क्वेश्चन यहां से एक ले ले, उत्तर क्या निकलेगा इसका भाई? बारह का ए नंबर। अब इससे एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आइए, और बड़ी लोग कंफ्यूज करते हैं। अनुसूची में, शेड्यूल में 1, 2, 3, 4 में कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, 5वां में कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, क्योंकि पहला में केंद्र राज्य, दूसरा में वेतन भत्ता, तीसरा में शपथ, चौथा में राज्यसभा में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधि, 5वां पूरे भारत के जनजातीय प्रशासन की चर्चा। 5 तक कोई टेंशन नहीं, 6ठा में टेंशन हो जाता है, क्योंकि इसमें 2 टेंशन नहीं होता। असम और त्रिपुरा में कोई टेंशन नहीं, और मोह वाला में टेंशन हो जाता है कि मिजोरम है कि मणिपुर है कि मेघालय है, क्योंकि 3 गो मोह से है, मिजोरम, मणिपुर और मेघालय। तो याद कैसे हो जाएगा जिंदगी भर के लिए? असम त्रिपुरा में कोई कंफ्यूजन नहीं, तो असम है, त्रिपुरा है, असम और त्रिपुरा के बीच में क्या है? मेघ आया, मेघालय। अब यहां पर असम, मेघालय, त्रिपुरा, तो याद हो गया। यही कंफ्यूजन हुआ कि मणिपुर की मिजोरम, मणिपुर की मिजोरम। अब कंफ्यूजन दूर करें, मणिपुर और मिजोरम। तो मिजोरम में 2 गो MI हटा दीजिएगा, आगे से AM हटा दीजिएगा पीछे से, तो क्या होगा? जोड़, ZOR, जोड़। आगे से MI हटाएंगे, पीछे से AM हटा देंगे, तो क्या होगा? जोड़। इसका मतलब मिजोरम जोर जबरदस्ती करके घुस गया अनुसूची 6 में। मिजोरम जोर जबरदस्ती करके घुस गया अनुसूची। अब तक क्लियर हो गया, मणिपुर नहीं होगा। देख भाई, कंफ्यूजन किसमें था? मणिपुर की मिजोरम। असम में कोई कंफ्यूजन नहीं, त्रिपुरा में कोई कंफ्यूजन नहीं, मेघालय में कोई कंफ्यूजन नहीं। कंफ्यूजन किसमें? मणिपुर की मिजोरम। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए जी जोर जबरदस्ती करके घुसा था मिजोरम, मणिपुर नहीं था। क्लियर हो गया? तो यह अनुसूची 6 का बात। अनुसूची 6 में पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा और अभी कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। असम, मेघालय, त्रिपुरा और जोर जबरदस्ती करके घुस गया मिजोरम। वेरी गुड। अब हम लोग चलते हैं अगला पड़ाव की ओर। अगला क्वेश्चन 12 हो गया था, 13 नंबर में चलते हैं।
लोक लेखा समिति अपना वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? चुपचाप सुनिएगा। हमारे संविधान के भाग 5 में ही अनुच्छेद 148 से 151 148 से 151 तक CAG की चर्चा किया गया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, चाहे बता रहे थे भाग 5 में अनुच्छेद 148 से 151 के बीच नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की चर्चा किया गया है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लेखा विभाग का प्रधान होता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के ऑडिट का प्रधान होता है, उन्हीं के पास केंद्र सरकार का हिसाब किताब रहता है और राज्य सरकार का भी हिसाब किताब रहता है। इसके विपरीत चले, हमारे संविधान के अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल की चर्चा किया गया है, महान न्यायवादी। और 76 में यदि हम 89 जोड़ दें तो 9 6 15 165। 76 में हम कितना जोड़े हैं? 89 जोड़े थे 165। 165 में महाधिवक्ता की चर्चा किया गया, एडवोकेट जनरल। गौर से सुनिएगा, त्याग का अलग कर लेते हैं। त्याग क्या है? केंद्र सरकार का जो है वही राज्य सरकार का, लेकिन भारत सरकार का कानूनी अधिकारी महान्यायवादी होता है, राज्य सरकार का कानूनी अधिकारी महाधिवक्ता होता है। महाधिवक्ता राज्य सरकार के समर्थन में राज्य में आने वाले किसी भी हाई कोर्ट में या किसी भी लोअर कोर्ट में राज्य सरकार के समर्थन में कार्रवाई कर सकता है, वकालत का काम कर सकता है, सुनवाई कर सकता है। उसी तरह से महान्यायवादी भारत सरकार के समर्थन में देश के किसी भी अदालत में कार्रवाई कर सकता है, सुनवाई कर सकता है। यही कारण है क्योंकि ये लोग अस्थायी विधि का अधिकारी नहीं होते हैं, अतः इन लोगों को सेवानिवृत्ति के पश्चात निजी वर्क करने का खुला छूट दिया जाता है, लेकिन कभी भी सरकार के विपरीत कार्रवाई नहीं कर सकते। मतलब केंद्र सरकार के लिए महान्यायवादी, राज्य सरकार के लिए महाधिवक्ता, लेकिन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लिए भी वही है, राज्य सरकार के लिए भी वही। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार का रिपोर्ट तैयार करके राष्ट्रपति के पास भेजता है, राज्य सरकार का रिपोर्ट तैयार करके राज्यपाल के पास भेजता है, केंद्र सरकार का राष्ट्रपति के पास, राज्य सरकार का राज्यपाल के पास। राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा तैयार किए गए रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत करवाता है, राज्यपाल उसे विधानमंडल में प्रस्तुत करवाता है। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो सकता है सरकार के समर्थन में आय व्यय का रिपोर्ट तैयार किया है। अतः केंद्र में भी लोक लेखा समिति, राज्य में भी लोक लेखा समिति होता है, जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा तैयार किए गए रिपोर्ट की जांच करता है। समझ में आई? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा तैयार किए गए रिपोर्ट की जांच कौन किया? लोक लेखा समिति। एक लाइन लिख लेंगे, लिखेंगे लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति क्या CAG क्या को हिंदी में क्या कहेंगे? अंग्रेजी में कहेंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। हिंदी में क्या कहेंगे? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक।
के रिपोर्ट की जांच करता है। जिसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। जिसे 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। अब क्वेश्चन आया कि इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो जनरली विपक्षी दल का नेता को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। इस समिति का अध्यक्ष विपक्षी या विपक्ष का नेता होता है। विपक्ष का नेता होता है। यह समिति अपना रिपोर्ट कहां प्रस्तुत किया, जांच पड़ताल करके संसद में दिया। यह समिति अपना रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करता है। संसद में प्रस्तुत करता है। कभी कभी देता है प्राक्कलन समिति, जिसे आकलन समिति कहते हैं, और लोक लेखा समिति को जुर्मा वहन कहा जाता है। फिर से सुनिएगा, प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति को जुर्मा वहन कहा जाता है। आता होगा तो नहीं लिखेंगे, नहीं आता होगा तो लिख लेंगे। बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर में करें। आइए अगला क्वेश्चन, उत्तर क्या निकलेगा 13 का बी नंबर। 14 में चले। 14 तो सबको लगभग आता होगा। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग ग्राम पंचायत, सबसे छोटा अंग ग्राम पंचायत, और सबसे बड़ा अंग जिला परिषद। छोटा अंग ग्राम पंचायत, सबसे बड़ा अंग जिला परिषद। डी नंबर, महाभारत में कर्ण से कवच कुंडल किसने मांगा था? किसने? इंद्र ने मांग लिया। कवच था, छीन लिया था। किसने? इंद्र ने। 15 का उत्तर ए नंबर, पानी के अंदर ध्वनि सुनने के लिए हाइड्रोफोन क्वेश्चन, ऑडियोमीटर के द्वारा ध्वनि की तीव्रता, ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता। 16 का उत्तर हो जाएगा डी नंबर, डी हाइड्रोफोन। जहां ऑडियोमीटर है वहां क्या लिखेंगे? इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ध्वनि की तीव्रता। तीव्रता को ही प्रबलता भी कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता, इंटेंसिटी, जिसका मात्रक डेसिबल होता है, जिसका मात्रक डेसिबल। ऑडियोफोन, बस ध्वनि को सुनने के लिए ऑडियोफोन हो गया। हाइड्रोमीटर, जल की सापेक्षिक आर्द्रता, जल की सापेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए हाइड्रोमीटर। कभी कभी कंफ्यूजन होता है, हाइड्रोमीटर जल का सापेक्षिक घनत्व, लेकिन क्वेश्चन आएगा हाइग्रोमीटर, तो जब ये गुरु आएगा सापेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। आगे बढ़ते हैं। सुपरसोनिक विमान किस मंडल को क्षति करता है? तो गौर से सुनिएगा, सुपरसोनिक विमान या कॉनकॉर्ड विमान या जेट विमान हमेशा समताप मंडल में चलता है। लेकिन क्वेश्चन आएगा, समताप मंडल का ही हिस्सा है ओजोन परत। समताप मंडल का ही हिस्सा ओजोन परत, जो सूर्य से निकलने वाले यूवी किरण को
या यूवी किरण से हम लोग को प्रोटेक्ट करता है, अतः इसे पृथ्वी का रक्षक छतरी कहा जाता है। लेकिन कॉनकॉर्ड विमान, जेट वायुयान, सुपरसोनिक यान से निकलने वाला धुआं में क्लोरोफ्लोरोकार्बन पाया जाता है, जो ओजोन से रिएक्शन करके उसे O2 में तोड़ देता है, जो यूवी किरण को रोक पाने में असक्षम होता है। और यह यूवी किरण समताप मंडल को पार करते हुए जैसे जैसे क्षोभ मंडल में आएगा तो पेड़ पौधा पर, मकान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लोग पर त्वचा कैंसर जैसा रोग होने की संभावना। उत्तर क्या निकलेगा? उत्तर क्या निकलेगा? ओजोन। ओजोन जहां है वहां निकलेगा समताप मंडल, क्योंकि ओजोन परत किसका मंडल? 17 का डी। ओजोन परत किसका हिस्सा है? समताप मंडल का। अब 2-3 पॉइंट जल्दी से समझ जाओ। समताप मंडल में मौसम परिवर्तन संबंधी घटनाएं नहीं होती है, अतः वायुयान चलाने में बड़ी आनंद आता है। कोई हर हर खटखट टेंसी नहीं होता कि बादल लगा हुआ है पटना की एयरपोर्ट पे, चारों ओर नाचते नाचते, लेकिन मौसम खराब हो जाने के कारण पटना से सीधे दरभंगा लेके चल गया। अरे हम लोग दरभंगा में खुल गया है एयरपोर्ट, पहला यान चलेगा दरभंगा से बेंगलुरु। तो दरभंगा, मान लीजिए दरभंगों में मौसम खराब है तो दरभंगो एयरपोर्ट के चारों ओर चक्कर लगाया, उसके बाद चल गया वहां से रांची। अब समझो उतरना है पटना में, अब चल गया रांची। वजह वेदर, क्योंकि खराब वेदर में उतारेगा, कहीं पटरी के बदले स्टेशन पर चला है तो मामला तो सच गई जाएगा। 3-3, 4-4 सौ एक के बाद में चल जाएगा। माल का माल जाएगा, 9 हाथ का पग लेके चल जाएगा। अतः वेदर, अब समताप मंडल में कोई वेदर का टेंशन है नहीं। लेकिन एक क्वेश्चन बनता है, समताप मंडल में एक विशेष प्रकार का बादल देखा जाता है जिसे मदर ऑफ पर्ल क्लाउड या मुक्ताब मेघ कहा जाता है। क्या कहा गया? मदर ऑफ पर्ल क्लाउड, जिसे मुक्ताब मेघ के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर भी निकल गया होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संसद का कौन अंग है? कट कर दीजिए। हाँ बोलिए। किन दो मंडल के बीच में पाया गया? ओजोन परत किन दो मंडल के बीच में? नीचे में क्षोभ मंडल, ऊपर में मध्य मंडल। क्लियर हुआ? नीचे में क्षोभ मंडल, ऊपर में मध्य मंडल, क्योंकि ओजोन परत किसका हिस्सा? समताप मंडल। क्लियर हुआ? ओजोन परत किसका हिस्सा? समताप मंडल का। अतः ओजोन परत से समताप मंडल से नीचे क्षोभ मंडल, समताप मंडल से ऊपर मध्य मंडल, दोनों के बीच में पाया गया। पृथ्वी से ऊंचाई के आधार पर क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संसद का अंग, हमारे संविधान को सुना, हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 में, आर्टिकल 79 अनुच्छेद 79 में कहा गया संसद का अंग। संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के 3 अंग में लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, जिसमें राष्ट्रपति एक निर्वाचित पद होता है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है जिसे ही उच्च सदन एवं द्वितीय सदन कहा जाता है। इसे द्वितीय सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री नहीं बनता है। लोकसभा को अस्थायी सदन या निचला सदन या प्रथम सदन कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि लोकसभा के बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है। उत्तर क्या निकलेगा? डी नंबर। क्वेश्चन में ही क्या हो जाएगा उत्तर? अनुच्छेद याद करना है तो क्या कहेंगे? आर्टिकल, अनुच्छेद 79। कितने अंग है भाई? 3 अंग। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा संसद के कितने सदन? सदन में केवल 2। अब आई ठीक यही कंसेप्ट ले, यदि 79 में कौन से जगह मिलाइएगा, यदि 79 में हम लोग 89 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा?
198 815 168 हमारे संविधान के 168 अनुच्छेद में कहा गया है कि विधानमंडल का अंग जो कितना होता है 3 होता है। पहला वही बात राज्यपाल, दूसरा विधानसभा, तीसरा विधान परिषद। इसमें आइए विधानसभा को क्या कहा गया? निम्न सदन या अस्थायी सदन या प्रथम सदन। विधान परिषद को क्या कहा गया? उच्च सदन या स्थायी सदन या द्वितीय सदन। क्लियर हुआ? निम्न सदन या अस्थायी सदन या प्रथम सदन। प्रथम सदन क्यों कहा गया? क्योंकि विधानसभा के बहुमत दल के नेता को ही मुख्यमंत्री बनाया जाता है। विधान परिषद को उच्च सदन या अस्थायी सदन या द्वितीय सदन कहा गया। लेकिन यदि क्वेश्चन घुमा दे कि उसी तरह से विधानमंडल के कितने सदन, कितने सदन, तो सदन की संख्या 2। कौन कौन भाई? विधानसभा और अब ये क्या सभी राज्य में विधानमंडल द्विसदनात्मक है? तो नहीं है, केवल 7 राज्य है। बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। कितने? अब क्वेश्चन बनता किस राज्य में होना चाहिए, किस राज्य में नहीं होना चाहिए, इसका अधिकार केवल संसद के पास है। संसद को यह अधिकार दिया गया कि किसी राज्य में विधान परिषद को सृजन किया जाए या विधान परिषद को समाप्त कर दिया जाए, लेकिन इसके लिए उस राज्य के विधानसभा से 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित करके संसद के पास भेजना होता है। और संसद यदि किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन करती है या विधान परिषद का समापन करती है, इसके लिए जो संशोधन होगा वो अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाता है, क्योंकि संवैधानिक संशोधन तभी होगा जब 2/3 बहुमत से संशोधन को पारित किया जाएगा या 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों का समर्थन होना चाहिए। समझ में आई? अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। उत्तर भी निकल गया होगा। डी नंबर 19 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है कि किसी ने कहा पृथ्वी गोल है, तो पाइथागोरस, अब पाइथागोरस के बात को अरस्तु ने सिद्ध किया। यदि इनमें से कोई दिया हुआ है तो हम इनमें से कोई नहीं मारेंगे। यदि इनमें से कोई नहीं दिया रहता, गैलीलियो दिया रहता, तो अरस्तु मान के चल जाते। क्लियर हुआ? क्वेश्चन का स्वरूप समझ में आया? एक लाइन लिख लेंगे। 19 नंबर में उत्तर निकलेगा डी नंबर। लिखेंगे पृथ्वी गोल है, प्रदीप कुमार ने कहा। पाइथागोरस, जिसे अरस्तु, अंग्रेजी में क्या कहेंगे? एरिस, जिसे अरस्तु या एरिस्टोटल के द्वारा सिद्ध किया गया। हो गया? एरिस्टोटल के द्वारा सिद्ध किया गया। अब आइए, सबका क्वेश्चन है, सबके मन में ऑप्शन तो है। हमने क्या कहा? इनमें से कोई भी नहीं है, वो सूझ लो। पहले क्या कहा? पाइथागोरस ने। ऑप्शन हमने क्या कहा? इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में रहता, गैलीलियो रह जाता कि अरस्तु, कोपरनिकस, केपलर और गैलीलियो आंख बंद करके मार देते। लेकिन जब इनमें से कोई नहीं है, पहले क्या कहा था? जिसके बात को समर्थन दिया था अरस्तु ने, शायद 3-4 दिन पहले भी लिखाए थे। उत्तर क्या निकला? डी। मेरे हिसाब से चलेंगे तो इसका उत्तर डी होना चाहिए। अब आप कुछ उत्तर आपके नसीब पर भी निर्भर करता है। 20 नंबर क्वेश्चन का रहा है तो उत्तर क्या निकलेगा? 19 का डी। 20 नंबर का जनजाति को इंगित करने के लिए पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग। आदिवासी का मसीहा कौन?
ठक्कर बाबा। 20 का उत्तर डी नंबर। डी नंबर में वही लिख लेंगे, आदिवासी का मसीहा ठक्कर बाबा। ठक्कर बाबा। 21 नंबर का रहा है, रोंगिस खान के नेतृत्व में, रोंगिस खान को ऑब्लिक मार देंगे चंगेज खान। 21 चंगेज खान। सबको पता होगा, लिखा भी थे कि 1219 ईस्वी में, गौर से सुनिएगा, याद हो जाएगा दो क्वेश्चन, 1219 और 1229। 1219 ईस्वी में चंगेज खान जलाल उद्दीन मांगबरनी का पीछा करते 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 दिल्ली तक आ गया, दिल्ली की सीमा तक आ गया। इल्तुतमिश बड़े ही चतुराई से जलाल उद्दीन मांगबरनी को दिल्ली की सीमा से भगा दिया और चंगेज खान के आक्रमण से दिल्ली अपनी राजधानी को सुरक्षित कर लिया, अपने विरोधियों को पराजित किया। शुद्ध अरबी शैली में सिक्का, टंका और जीतल, चांदी का टंका, तांबा का जीतल जारी किया। इन्हीं सब कारणों से दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। क्लियर? 1219 के 10 साल के बाद 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान बनने का वास्तविक प्रमाण पत्र खिलअत प्राप्त किया था। अतः इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया था। क्वेश्चन आएगा, विश्व का पहला मुस्लिम शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया, महमूद गजनबी। महमूद गजनबी। और दूसरा कौन? भारत का पहला मुस्लिम सुल्तान इल्तुतमिश था। उत्तर भी निकल गया होगा। क्या होगा 21 का? 21 का सी नंबर। 22 में चले, विश्व व्यापार संगठन का पूर्व नाम क्या था? गैट था, GATT, जो कब आया? 1 जनवरी 1995 को। कब? 1 जनवरी 1995 को। उत्तर निकलेगा 22 का बी नंबर। 23 में चले, 1929 ईस्वी में लाहौर सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सभापतित्व ने पूर्ण स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य को पारित किया? दो क्वेश्चन बड़ी पूछता है और लगभग मेरा अपना मानना है कि बहुत लोगों का क्वेश्चन गलत होता है। रीजन, अधूरा कंसेप्ट के कारण। क्वेश्चन पूछेगा, पूर्ण स्वराज प्राप्ति का प्रस्ताव कब पारित किया गया? किस वर्ष? 1927 में, नॉट 1929। मद्रास अधिवेशन में, जिसका अध्यक्ष MA अंसारी किया था। फिर से सुनिएगा, 1927 के मद्रास अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया, जबकि 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। याद रखें, लाहौर में लक्ष्य निर्धारित किया गया, जबकि प्रस्ताव तो 2 साल पहले ही पारित कर दिया गया। दोनों लिख लेंगे, बहुत आदमी को नहीं आता होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर लिखिए, पूर्ण स्वराज के प्राप्ति का प्रस्ताव 1927 मद्रास अधिवेशन अध्यक्ष MA अंसारी अगला, पूर्ण स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य 1929
लाहौर अधिवेशन, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। चौबीस नंबर का रहा, पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया, सबको पता है। 24 का उत्तर हो जाएगा बी नंबर। जहां वॉक्समैन है यह प्रयोगशाला में निर्मित दूसरा एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो जहां वॉक्समैन है, वॉक्समैन ने स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किया। रॉबर्ट कोच ने टीबी के जीवाणु की खोज किया। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। अकबर के शासनकाल में केंद्रीय मशीनरी द्वारा मान्यता प्राप्त मिलिट्री विभाग का प्रधान कौन होता था, मीर बख्शी। 25 नंबर का मीर बख्शी। मीर बख्शी प्रमुख सेनापति को कहा जाता था, मीर बख्शी प्रमुख सेनापति को। तो ऑनलाइन के लिए यहीं तक, मस्ती करेंगे अटिल्या जी इसके साथ, खूब पढ़ेंगे और आप मानेंगे कि मेरा 2019 छात्र जीवन का अंतिम वर्ष हो। इसी सब के साथ ऑनलाइन क्लास के लिए फिर टाटा बाय बाय। फिर हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे। सजग रहें, जागे रहें, खूब पढ़ें। धन्यवाद।